हेलो एवरीवन। हम इस सीरीज में 11th क्लास अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज कवर करेंगे, सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी अकाउंटेंसी की फाउंडेशन है। अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आगे के चैप्टर समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ अकाउंटेंसी। और सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स लिखने का नाम नहीं है। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट किया जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस में पैसे से जुड़ी हर एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना और उस इंफॉर्मेशन को यूजफुल फॉर्म में प्रेजेंट करना। मान लेते हैं कि राहुल है कोई और उसने 50,000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जो उसने ये 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, ये एक ट्रांजैक्शन है। मान लेते हैं उसने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। उसने 20,000 के गुड्स बेचे, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। अकाउंटिंग में इन सब ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू ही मिलती है। और अकाउंटिंग सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करती बल्कि हमें ये भी बताती है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कितनी है, फ्यूचर डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। ये सब चीज़ें भी हम अकाउंटिंग के थ्रू ही जानते हैं। अब अकाउंटिंग को डिटेल में समझने के लिए अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इस डेफिनेशन को और डीपली समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर इकोनॉमिक इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक इवेंट हम उन ट्रांजैक्शन या उन एक्टिविटी को कहते हैं जिसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर फर्क पड़ता है और उनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मान लेते हैं बिजनेस में मशीनरी खरीदी गई है, उसकी इंस्टॉलेशन हुई है, उसको तैयार किया गया है कि जिससे कि वो जो भी मैन्युफैक्चर करना है उन्हें उस मशीनरी से वो कर सकें। तो ये सब क्या है? ये इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। अकाउंटिंग में हम उन इवेंट्स को ही रिकॉर्ड करते हैं जिनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक इवेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। डेफिनेशन में हमने ये वर्ड पढ़ा आइडेंटिफिकेशन। इसका क्या मतलब होता है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग and selecting business transactions that should be recorded in accounting. आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है उन ट्रांजेक्शन्स को पहचानना जिन ट्रांजेक्शन को हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है। हम सभी ट्रांजेक्शन, सभी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपनी बुक्स में, तो हमें उन एक्टिविटीज़ को देखना होता है जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बिजनेस में एक मैनेजर अपॉइंट किया गया, तो क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी अकाउंटिंग में, अपनी बुक्स में? नहीं। बिजनेस में कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस आए, तो क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मॉनेटरी टर्म्स में हम शो नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको रिकॉर्ड भी नहीं करते अपनी बुक में। तो हमें आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि किन ट्रांज़ैक्शंस को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो आइडेंटिफ़िकेशन यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है अकाउंटिंग का, जिसमें कि हम पहचानते हैं ऐसी चीज़ों को और उनमें से सेलेक्ट करते हैं ऐसी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन जिनको हमें रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग में। थर्ड यहाँ पर हमारा पॉइंट होता है मेजरमेंट, डिटरमाइनिंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर हम मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की। फर्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिफाई किया, ये देखा कि किन ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हम उनकी मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं कि क्या वैल्यू हमें रिकॉर्ड करनी है अपनी बुक्स में। अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसकी हम मॉनेटरी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो वो इवेंट हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे इवेंट्स बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। अभी हमने जैसे एग्जांपल भी लिया कि मैनेजर अगर अपॉइंट हो रहा है बिजनेस में, या फिर आप मान लेते हैं कि कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बिजनेस में, ऐसे इवेंट्स की कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपने मशीनरी खरीदी है, आप अपने वर्कर्स को सैलरी दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, तो इसीलिए ये सब चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं। ऐसी ट्रांज़ैक्शंस को हम पहले आइडेंटिफ़ाई करते हैं और उनकी मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं। इतना करने के बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर रिकॉर्डिंग, द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जो हमने आइडेंटिफ़ाई किए ट्रांज़ैक्शन, उसके बाद उसकी मॉनेटरी वैल्यू जानी है कि क्या मॉनेटरी वैल्यू है। इतना करने के बाद अब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में। रिकॉर्ड करने के बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप होगा कम्युनिकेशन, प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, देखा कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो हम रिकॉर्ड करेंगे, उनकी मॉनेटरी वैल्यू पहचानी, उसके बाद उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया। ये सब प्रोसेस हम किस लिए करते हैं? जिससे कि हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें यूजर्स तक, कम्युनिकेट कर सकें यूजर्स को, जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिपोर्ट्स के थ्रू हम यूजर्स तक कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट एस्पेक्ट है इम्पॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एन एंटिटी वेयर पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी एंटरप्राइज जहाँ पर लोग मिलकर काम करते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। उनका एक कॉमन गोल होता है जिसके लिए वो काम करते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं। अब बिजनेस का क्या साइज है, क्या लेवल है, इसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। इनके अकाउंट्स हम कैसे बनाते हैं, ये आप धीरे धीरे डिटेल में आगे समझते जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा पॉइंट है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, individuals or groups who use accounting information for decision making purposes। यहाँ पर इंटरेस्टेड यूजर्स कौन है? अभी हमने बात की कि ये जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, उसके बाद उनकी मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये सब चीज़ें हम किस लिए करते हैं? जिससे कि हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सके इंटरेस्टेड यूजर्स को। अब ये इंटरेस्टेड यूजर्स होते कौन है? ये वो लोग होते हैं जिनको डिसीजन मेकिंग पर्पस की वजह से वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ये बिजनेस के ओनर्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकती है, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस में, क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिनसे बिजनेस ने क्रेडिट लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, कस्टमर्स हो सकते हैं, या फिर जनरल पब्लिक भी हो सकती है। ये सब इंटरेस्टेड यूजर्स हो सकते हैं किसी भी बिजनेस के। इन सभी को डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी बिजनेस की। अगर ओनर्स हैं तो उनको डिसीजन मेकिंग में चाहिए, मैनेजमेंट है उनको कंट्रोलिंग के लिए चाहिए, इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा लगाया हुआ है तो उनको अपने रिटर्न के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि बिजनेस कैसा प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। क्रेडिटर्स हैं उनको भी अपना पैसा वापस चाहिए होता है, तो उसके लिए वो देखते हैं कि बिजनेस कितना अर्न कर रही है, कितना प्रॉफिटेबल है। एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट को, कस्टमर्स को, सभी को अलग-अलग रीजंस की वजह से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है कि वो इन इंटरेस्टेड यूजर्स को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके जो उनके लिए यूजफुल हो। तो ये थे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अकाउंटिंग की डेफिनेशन के। आई होप अब एक पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी अकाउंटिंग को लेकर कि कैसे स्टेप्स फॉलो होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। इतना जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग की मेनली 3 ब्रांच होती हैं। फर्स्ट है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वन बाय वन समझते हैं तीनों को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? इट रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इस अकाउंटिंग का पर्पस होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना, बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है अकाउंटिंग पीरियड में, ये निकालना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, या मैनेजमेंट को अगर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसको इंटरप्रेट करना। ये सब पर्पस होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो जो भी हमारा फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू जानते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो इट डिटरमाइंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस अकाउंटिंग का पर्पस होता है कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है इस चीज को एनालाइज करना, जिससे कि वो कॉस्ट निकाल सकें प्रोडक्ट्स की, जो भी मैन्युफैक्चर कर रही है फर्म उसकी कॉस्ट निकाल सकें कि कितनी कॉस्ट पर वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्राइसेस को फिक्स कर सकें।
इसकी हेल्प से हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं और जो भी कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। इस अकाउंटिंग का जो पर्पस है वो ये है कि ये मैनेजमेंट को, इसका नाम ही क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये मैनेजमेंट को असिस्ट करती है, हेल्प करती है, जिससे कि वो पॉलिसी डिसीजंस ले सके और जो वो डिसीजंस लेते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पर, उसको इवेल्युएट कर सकें, उसको पहचान सकें। ये पर्पस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो मेनली ये 3 ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की, जिसमें हमारी अकाउंटिंग डिवाइडेड है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? ये वो क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वो अंडरस्टैंडेबल बनेगी और यूजफुल बनेगी इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए। तो मेन इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, ट्रस्टवर्दी एंड कैन बी डिपेंडेड अपॉन फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी रिलायबल। रिलायबल इन्फॉर्मेशन कैसी होगी? जिसमें कोई भी एरर नहीं होगा, कोई बायसनेस नहीं होगी और इस पर जो यूजर्स हैं वो डिपेंड कर सकते हैं कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का रिलायबल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारा यहाँ पर पॉइंट है रेलेवेंस। Accounting information is useful and capable of influencing the decision of users. Accounting information useful तो होनी ही चाहिए, but it should be capable कि वो जो decisions है users के उसको influence कर सके, इतनी उसकी relevance होनी चाहिए। इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम पर मिलनी चाहिए। अगर टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी बिजनेस के बारे में यूजर्स को, तो वो टाइमली डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। अगर उनको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ प्रिडिक्ट करना है, पहले से डिसाइड करके चलना है, पहले से कुछ एक्शंस लेके चलना है, तो वो उनको टाइमली अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब कर पाएंगे। तो इसीलिए टाइमली इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। Accounting information should be clear and easy for users to read and interpret it in the same sense as it is prepared and conveyed. Very important point कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है एक तो वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, जिससे कि उसको पढ़ के समझना इजी हो। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यूजर्स हैं वो उसको उसी सेंस में इंटरप्रेट करें जिस सेंस में वो बनाई गई है और कन्वे की गई है। हम एक मैसेज को कहेंगे कि वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट हुआ है, तब कह सकते हैं जब वो उसी सेंस में पढ़ा जाए जिस सेंस में उसको बोला गया है। अगर मैं आपको कोई बात समझाऊँ और आप अपने ही सेंस में उसको समझें या जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहती हूँ उसके ऑपोज़िट तरीके से समझेंगे, तो मेरी बात आप तक ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुई है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ईज़ी लैंग्वेज में होनी चाहिए, जिससे कि जो भी यूज़र्स उसे पढ़ रहे हैं वो ईज़िली उसको समझ पाएँ और इंटरप्रेट कर पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा पॉइंट है कंपेरेबिलिटी। Accounting information should enable users to compare the performance of a business across different periods and with other businesses. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट पीरियड्स की कंपेयर कर सकें। मान लीजिए 2026 की जो परफॉर्मेंस है बिजनेस की वो हम 2025 से कंपेयर करना चाहते हैं, तो वो इजीली कंपेरेबल होनी चाहिए। या फिर एक बिजनेस की परफॉर्मेंस हम दूसरे बिजनेस से कंपेयर करना चाहते हैं, तो वो भी इजीली कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल होने के लिए रिपोर्टिंग का जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए, कॉमन पीरियड होना चाहिए और जो भी वो मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं वो उसकी कॉमन यूनिट होनी चाहिए। तो कंपेरेबिलिटी भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। इनको जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी यूजर्स हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, उन तक हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकें। और ये सब हम किसके थ्रू करते हैं? ये सब हम मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं अकाउंटिंग के? फर्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। Accounting helps in systematically recording and maintaining all business transactions in an organized manner. अब बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अगर हम एक दिन की भी बात करें तो एक ही दिन में अगर कोई भी बिजनेस है तो उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होगी। तो हम अकाउंटिंग के थ्रू क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स का। मान लेते हैं कोई बिजनेस है, उसने एक दिन में कुछ परचेज भी किया होगा, अपने गुड्स परचेज किए होंगे, कुछ उसकी सेल हुई होगी। मान लेते हैं उसने फर्नीचर भी मंगाया है अपने बिजनेस में,
या वो अपने वर्कर्स को सैलरी दे रहा है। तो ये एक ही दिन में बहुत सारी ट्रांज़ैक्शंस हो सकती हैं और अगर हम मंथली, ईयरली जाएँ तो ऐसे ही बहुत सारी नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस हो जाती हैं। अकाउंटिंग हेल्प करता है इन सभी ट्रांज़ैक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने में। एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम इन ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे कि हम इनको आसानी से ओवरव्यू कर सकें। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड बाय अ बिजनेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। किसी अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये भी हम अकाउंटिंग के थ्रू ही पता लगाते हैं। अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड तो रखते ही हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तो सब चीज़ों का रखते ही हैं। उसके बाद हम ये भी कैलकुलेट करते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कि बिज़नेस को प्रॉफ़िट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ये जो भी ट्रांज़ैक्शंस कर रहा है बिज़नेस उसकी वजह से वो कितना अर्न कर पा रहा है बिज़नेस में। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग के थ्रू ही। मान लेते हैं किसी बिज़नेस में एक अकाउंटिंग पीरियड में 5 लाख का उनका रेवेन्यू हुआ, मतलब 5 लाख की उनकी इनकम हुई है। लेकिन उसमें से उन्होंने अपने वर्कर्स को सैलरी भी दी होगी, परचेज़ भी किया होगा, तो वो उनका टोटल 3 लाख का एक्सपेंस हुआ है। तो जब हम लास्ट में ये कैलकुलेट करेंगे कि फर्म ने कितना लगाया था और उसको कितना फाइनली मिला है, तो हम देखेंगे कि फर्म को टोटल इनकम कितनी हुई, 5 लाख की। लेकिन उसमें से उसने खुद भी लगाया था, कितना लगाया था, उसके एक्सपेंस जो हुए थे वो हुए थे 3 लाख के। तो 5 लाख में से हम 3 लाख माइनस कर देंगे और जो बाकी बचेगा 2 लाख, वो हो गया बिज़नेस का प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ये कैलकुलेट करते हैं कि फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इट हेल्प्स इन शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस by presenting its assets, liabilities and capital on a particular date. अकाउंटिंग के थ्रू हम फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं कि बिजनेस के कितने एसेट्स हैं, बिजनेस की कितनी लाइबिलिटीज है, बिजनेस की में क्या कैपिटल लगी हुई है। ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में और ये बैलेंस शीट हम बनाते हैं जो लास्ट डेट होती है अकाउंटिंग पीरियड की उस दिन, और ये देखते हैं कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। ये हम पहले ही शुरुआत में जान चुके हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का वो ये होता है कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पहुंचा सके यूजर्स तक। It provides relevant financial information to owners, investors, creditors, and other users for decision making purposes. सभी यूजर्स को अलग अलग रीजंस की वजह से ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और ये इंफॉर्मेशन हम किसके थ्रू पहुंचाते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू। अगर एक बिजनेस में सिर्फ ट्रांजेक्शन्स होती जाएंगी और अगर हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है बिजनेस को, अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे अकाउंटिंग के थ्रू, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। ओनर्स डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं कि कोई बिजनेस है और वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये हमें किसके थ्रू पता चलेगा, अकाउंटिंग के थ्रू। जब हम देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस कितना है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तभी हमें पता चलेगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ये ओनर्स को चाहिए होता है जिससे कि वो आगे के लिए प्रिडिक्शंस कर पाएँ, डिसीजंस ले पाएँ, अगर उन्हें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो कर पाएँ। इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स को रिटर्न चाहिए होता है, तो कोई भी इन्वेस्टर बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, क्या उसको रिटर्न भी मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट पर या नहीं। तो ये भी वो इन्फॉर्मेशन से ही देखता है जो प्रोवाइड होती है अकाउंटिंग के थ्रू। तो ये सबसे मेन पर्पस होता है अकाउंटिंग का। एंड वन मोर ऑब्जेक्टिव इज देयर टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स। इट हेल्प्स अ बिजनेस comply with legal and statutory requirements by maintaining proper books and records. ये लीगली भी रिक्वायर्ड होता है कि जो बिजनेस है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको फाइन या पेनल्टी लगेगी। तो इस रीजन की वजह से भी उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है, अकाउंटिंग करना ज़रूरी है। ये थे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आगे बढ़ते हैं और अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स समझते हैं। अकाउंटिंग में बहुत सारी टर्म्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको जानना होगा, जो बार-बार इसमें यूज़ होती रहेंगी। तो उनको आपको क्लियरली समझना ज़रूरी है। अपनी फर्स्ट टर्म पर आते हैं। फर्स्ट टर्म है यहाँ पर हमारी एंटिटी। अ बिज़नेस इज़ ट्रीटेड एज़ अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। एंटिटी का मतलब होता है जिसका अपना एग्जिस्टेंस होता है, अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। जो भी बिज़नेस होता है वो एक सेपरेट एंटिटी होता है उसके ओनर से। मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी एक अलग एंटिटी है,
उसकी एक अलग आइडेंटिटी है जो कि उसके मेंबर से अलग होती है। जैसे सुपर बाजार है, हायर ज्वेलर्स है, आईटीसी लिमिटेड है, ये सब एंटिटीज हैं। नेक्स्ट हमारी यहाँ पर टर्म है ट्रांजैक्शन, एन इवेंट दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें मनी एक्सचेंज हो रही है। एग्जाम्पल से अगर हम समझें, मान लीजिए गुड्स परचेज हुए हैं या फिर सैलरी दी गई है, क्रेडिटर्स की पेमेंट की गई है, ये सब क्या है? ये सब ट्रांजैक्शंस हैं। ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती हैं। कैश में होंगी तो तभी के तभी अगर कैश दिया जा रहा है, मान लीजिए गुड्स परचेज किए हैं और ऑन द स्पॉट कैश देकर गुड्स ले लिए, तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो गई। लेकिन हमने गुड्स तो परचेज कर लिए हैं बट हमने अभी उनको कैश नहीं दिया है। हमने मान लीजिए 10 डेज के बाद का बोला है कि 10 डेज के बाद हम पेमेंट करेंगे, तो ये कैसी ट्रांजैक्शन है? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्म है यहाँ पर एसेट्स, प्रॉपर्टीज और रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग। तो जो भी बिजनेस ओन करती है प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज, उसको हम कहते हैं एसेट्स। मान लीजिए बिजनेस ने कोई मशीनरी खरीदी, तो वो उसके लिए क्या है? वो उसके लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि वो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। जो मशीनरी उन्होंने खरीदी है वो अपनी बिजनेस के लिए खरीदी है, जिससे कि वो बिजनेस में मान लीजिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए उन्होंने खरीदी है, तो वो उनको फ्यूचर में जाकर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं एसेट्स, जो बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। अब ये जो एसेट्स हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रखे जाते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गए, ये सब फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। लेकिन करंट एसेट्स कैसे होते हैं? करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए रखे जाते हैं, जैसे आपके डेटर्स हो गए, मतलब जिनसे हमें पैसा लेना है, बिल्स रिसीवेबल हो गए, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये सब कैसे हैं? ये सब आपके करंट एसेट्स में आते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है लाइबिलिटीज, अमाउंट्स ओड बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो बिजनेस के डेट्स हैं जो उन्हें दूसरे आउटसाइडर्स को पे करने हैं, उनको चाहे तो नियर बाय फ्यूचर में या फिर लॉन्ग टर्म में, लेकिन उनको वो पे करना है आउटसाइडर्स को, उन्हें हम कहते हैं लाइबिलिटीज। अब ये जो लाइबिलिटीज हैं ये भी लॉन्ग टर्म की भी हो सकती हैं और शॉर्ट टर्म की भी हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म्स वो होती हैं जो हमें कम से कम 1 साल के बाद पे करनी है, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज वो होती हैं जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी होती हैं। 1 ईयर के अंदर जो पे करनी है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है। जो 1 साल से ऊपर का जिनका टाइम है पे करने का, उनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो अमाउंट बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ इनिशियल अमाउंट चाहिए होती है जिससे कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए किसी ने गारमेंट्स की शॉप ओपन की है, तो उसको सबसे पहले इनिशियली एक प्लेस चाहिए, जगह चाहिए, चाहे वो रेंट पे उसको ले जहाँ पर वो अपने उस बिजनेस को चला सकता है। फिर उसको गुड्स भी परचेज करने पड़ेंगे, गारमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, कपड़े खरीदने पड़ेंगे जिनको वो बेचना चाहता है। इन सब एक्टिविटीज़ के लिए उसको पैसे चाहिए जो वो उसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो कैपिटल वो अमाउंट होती है जो वो इनिशियली इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा पॉइंट ड्रॉइंग्स, मनी और गुड्स विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए या तो मनी या फिर बिजनेस से गुड्स निकालता है तो उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। इससे जो ओनर है उसकी इन्वेस्टमेंट कम होती है। जैसे उसने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है और वो उसी कैपिटल में से कुछ अमाउंट निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो जो उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कम हो गई, और उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पर डेटर, या फिर जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, a person who owes money to the business due to credit sales। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, मैं आपके पास सामान खरीदने के लिए अगर आई हूँ और मैंने आपसे सामान तो ले लिया बट आपको अभी कैश नहीं दिया, मैंने आपको बोला कि मैं 10 डेज के बाद आपको दूंगी, तो आपने कैसी सेल्स की हैं? आपने क्रेडिट सेल्स की हैं, और मैं आपके लिए क्या हो गई हूँ? मैं आपके लिए डेटर हो गई हूँ, मुझसे आपको अभी पैसा लेना है। इसी का ऑपोजिट होता है क्रेडिटर, जिनको हम कहते हैं अकाउंट्स पेएबल, अ पर्सन टू whom द बिजनेस ओज मनी ड्यू टू क्रेडिट परचेजेस। इसी केस में जो अभी हमने एग्जांपल लिया, इसमें
मैं आपके लिए डेटर हूँ बट आप मेरे लिए क्या हो, क्रेडिटर। मुझे आपको पैसा देना है, मैंने आपसे क्या किए हैं, क्रेडिट परचेज किए हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली उसी टाइम पर पैसा दे देती तो वो कैश परचेज हो जाता, लेकिन मैंने आपसे कैसी परचेज की है, क्रेडिट परचेज की है, तो आप मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है। मुझे आपको पैसा देना है, आपको मुझसे पैसा लेना है, तो मैं हो गई डेटर, मुझे आपको पैसा देना है तो आप हो गए क्रेडिटर। फिर से समझ लेते हैं, डेटर वो होता है जिससे हमें पैसा लेना होता है, और क्रेडिटर वो होता है जिसको हमें पैसा देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारी यहाँ पर टर्म है रिवेन्यू। इनकम अर्न्ड फ्रॉम द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, उसको हम कहते हैं रिवेन्यू। मतलब जो भी बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है, जो भी बिजनेस का काम है, जो ऑपरेशन है, उसको कैरी आउट करने से जो भी उसको रिवेन्यू हुआ, जो भी उसको इनकम हुआ, उसको हम कहते हैं रिवेन्यू। अगर किसी का कार शोरूम है तो अगर वो कार सेल कर रहा है, गाड़ियां बेच रहा है, तो उससे जो उसको इनकम होगी वो उसका क्या है, रिवेन्यू। अगर किसी की फर्नीचर की शॉप है तो वो जो फर्नीचर बेच रहा है उससे उसको जो इनकम होगी वो उसका क्या है, रिवेन्यू। तो जो भी उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज है बिजनेस की, उससे जो उसको इनकम होती है उसको हम रिवेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टर्म है एक्सपेंस। कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंस। अब उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी हमारी कॉस्ट आती है उसको हम कहते हैं एक्सपेंस। अब हमने कहा जैसे फर्नीचर की शॉप है, अब फर्नीचर की मान लीजिए बहुत बड़ी शॉप है तो उसमें कोई एक से काम नहीं चलेगा, उसने वर्कर्स रखे हुए हैं तो उनको वो सैलरी भी देता होगा, तो वो जो सैलरी दे रहा है वो क्या है, उसका एक्सपेंस। क्योंकि फर्नीचर बेचने के लिए ही उसने वहां पर अपने वर्कर्स रखे हुए हैं, उनको वो सैलरी दे रहा है, उस फर्नीचर को बेचने से उसको इनकम हो रही है जिसको हम रिवेन्यू कह रहे हैं। तो रिवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी कॉस्ट होती है उसको हम कहते हैं एक्सपेंस। यहाँ पर दूसरा एक एग्जाम्पल रेंट भी दिया हुआ है। मान लीजिए जो उसकी शॉप है उसका वो रेंट भी देता है, तो इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर गुड्स। प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। जिस चीज में भी बिजनेस डील कर रहा है, जिस चीज को भी वो खरीदता है और बेचता है या फिर प्रोड्यूस करता है और बेचता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुड्स। अगर वो कोई सामान अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहा है तो हम उसको गुड्स नहीं कह सकते हैं। गुड्स तभी कहेंगे जब वो किसी चीज को खरीदता है, किस लिए, जिससे कि वो आगे उसे बेच सके, तभी हम उसको गुड्स कहेंगे। मान लेते हैं कि कोई प्रॉपर्टी डीलर है और उसने फर्नीचर खरीदा, तो क्या हम ये बोलेंगे कि वो गुड्स, उसने गुड्स खरीदे हैं, नहीं। बट जो फर्नीचर वाला होगा, जो फर्नीचर ही बेचता है और वो चेयर या टेबल खरीद रहा है, तो हम कहेंगे कि उसने गुड्स खरीदे हैं, क्योंकि वो उन चेयर टेबल को आगे सेल करेगा, आगे बेचेगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर है वो चेयर टेबल अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहा है बिजनेस में, इसीलिए हम उसको गुड्स नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा पॉइंट है परचेजेस। टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस फॉर यूज और सेल। परचेजेस क्या होती हैं, वो गुड्स जो वो खरीद रहा है यूज के लिए या फिर सेल के लिए। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें कि जो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जो रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं, तो उनके लिए परचेजेस क्या होती है, उनके लिए रॉ मटेरियल्स परचेज होती हैं। वो उन्हें प्रोसेस करते हैं, फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं और फिर बेचते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए परचेजेस आर मेड ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल, जिसको वो चाहे तो प्रोसेस कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पर सेल। टोटल रिवेन्यूज फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। सेल क्या होती है, जो टोटल रिवेन्यू आता है गुड्स और सर्विसेज को बेचने के बाद कस्टमर्स को, उसको हम कहते हैं सेल। अब ये जो सेल्स है ये कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। सेम जो हमने परचेजेस पढ़ा वो भी कैश भी हो सकता है या फिर क्रेडिट भी हो सकता है। अगर हम ऑन द स्पॉट पैसा दे रहे हैं, मनी देकर और चीज़ खरीद रहे हैं, तो हम उसको कैश परचेजेस कह देंगे। ऐसी सेल में होता है, अगर हमने कोई चीज़ बेची है और हमें तुरंत उसी टाइम कैश मिल रहा है तो कैश सेल हो गई। लेकिन मान लीजिए हमने गुड्स तो बेच दिए, सेल कर दिए, लेकिन अभी हमें कैश नहीं मिला, हमें मान लीजिए 1 मंथ या 15 डेज बाद का टाइम मिला है कि आपको, हमें उस टाइम पर मनी मिलेगी, तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट हमारी यहाँ पर टर्म है स्टॉक। गुड्स दैट अ बिजनेस हैज फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर डेट। स्टॉक क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस के पास जो सामान रखा हुआ है, जो गुड्स रखे हुए हैं बेचने के लिए, उसको हम कहते हैं स्टॉक। अब ये भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग होती हैं उनका जो रॉ मटेरियल होता है या सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल्स खरीद कर प्रोसेस करते हैं, गुड्स बनाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो अभी बीच में रुके हुए हैं, जो पूरी कंप्लीटली कंप्लीटली बने नहीं है।
तो सेमी फिनिश्ड हो सकते हैं या फिनिश्ड गुड्स हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये सब क्लोजिंग स्टॉक होता है उनका, जो उनका क्लोजिंग डेट को होगा। ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा उनका, जो उनका बिगनिंग में जैसे ही उन्होंने अपना अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ और जो शुरुआत में उनके पास स्टॉक होगा वो उनका ओपनिंग स्टॉक हो गया। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें, तो जो गुड्स उनके अनसोल्ड होंगे, अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ तो जो भी अनसोल्ड बच रहे होंगे वो सारा उनका क्या हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट हमारी टर्म है एक्सपेंडिचर, spending money or incurring a liability for some benefit, service और property received। एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कि रेंट का पेमेंट, सैलरी का पेमेंट या गुड्स खरीदना, मशीनरी खरीदना, फर्नीचर खरीदना, ये सब एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर ही खत्म हो जाता है उसको हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जिनका बेनिफिट एक साल से ऊपर तक भी चलता है, एक साल के बाद भी हमें मिलता रहता है जिनका बेनिफिट, उनको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमारे जो एसेट्स होते हैं, मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, इनका जो बेनिफिट है वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा पॉइंट है प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ रिवेन्यूज ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। प्रॉफिट कब होगा बिजनेस को, कि जब जो उसकी इनकम है वो उसके एक्सपेंस से ज्यादा है, मतलब जितना उसने लगाया नहीं है उससे ज्यादा उसने कमा लिया है, उसको क्या कहेंगे कि उसको प्रॉफिट हुआ है। तो एक्सेस ऑफ रिवेन्यूज ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, जितना भी उसकी इनकम ज्यादा होगी, रिवेन्यू ज्यादा होगा एक्सपेंस से, उसको हम कहेंगे प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट देख रहे हैं तो यहीं पर एक पॉइंट और है गेन। कभी कभी प्रॉफिट और गेन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। तो गेन क्या होता है, प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। मतलब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट होता है जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है उससे हमें हुआ है, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। लेकिन गेन हमें तब होता है जो ऐसी एक्टिविटीज से होता है जो इंसिडेंटल है बिजनेस से, मतलब कि जो रेगुलर एक्टिविटीज नहीं है बिजनेस की। मान लीजिए कोई लॉटरी लग गई तो उसमें जो अमाउंट आई वो बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे कि उसको गेन हो गया। मान लीजिए बिजनेस ने अपने जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो बेच दिए, तो क्या वो डेली बेसिस पर अपने फिक्स्ड एसेट्स बेचते हैं? नहीं, फिक्स्ड एसेट्स का काम तो ये होता है कि वो उससे बेनिफिट लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, बट उन्होंने बीच में बेच दिए तो उससे उन्हें फायदा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, गेन। क्यों? क्योंकि वो इंसिडेंटल है बिजनेस के, वो कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है उनकी। तो ये डिफरेंस होता है प्रॉफिट और गेन में। प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में होता है और जो गेन होता है वो बिजनेस को ऐसी चीजों से होता है जो इंसिडेंटल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है लॉस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट्स रिलेटेड रिवेन्यूज। प्रॉफिट का उल्टा क्या होगा यहाँ पर, लॉस। अगर बिजनेस के एक्सपेंस ज्यादा हो गए हैं और उसको उतना रिवेन्यू, उतनी इनकम नहीं हुई है, तो हम क्या बोलेंगे कि बिजनेस को लॉस हो गया है, कि उसका खर्चा तो ज्यादा हो रहा है लेकिन वो उतना कमा ही नहीं पा रहे हैं उससे। जब खर्चा ज्यादा होगा, एक्सपेंस ज्यादा होंगे, तो हम उसको कहेंगे कि बिजनेस को लॉस हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर डिस्काउंट, डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। मान लीजिए कोई जो गुड्स थे वो 50,000 के थे, लेकिन जब उसको सेल किया गया तो उनको 48,000 में सेल किया गया, तो ये जो 2,000 का डिफरेंस है ये क्या है, ये डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट देने के अलग 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 रीजंस होते हैं। मान लीजिए कोई चाहता है कि उसकी कैश सेल ज्यादा हो, क्रेडिट सेल्स ना हो, तो वो क्या करेगा, वो कैश डिस्काउंट दे देगा कि अगर आप अभी के अभी पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये ऐसे रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से जो बिजनेस है वो डिस्काउंट देता है। तो मेनली डिस्काउंट क्या होता है, जितने का भी गुड्स है उससे कम प्राइस में अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो वो उतने का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है वाउचर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, इट इज नोन एज वाउचर। जैसे कि हम अगर गुड्स खरीदते हैं, कैश में अगर हमने खरीदा तो हमें एक कैश मेमो मिलता है, अगर हम क्रेडिट में खरीद रहे हैं तो हमें इनवॉइस मिलता है, या फिर जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें रिसिप्ट मिलता है। ये सब क्या है, ये सब वाउचर है। कोई भी हमने ट्रांजेक्शन की है, मान लीजिए आपने मुझे गुड्स दे दिए और मैंने आपको कैश दे दिया, तो इसका प्रूफ क्या है कि आपने मुझे गुड्स दिए थे और कैश, मैंने कैश दिया था, तो वो जो कैश मेमो है वो उसका प्रूफ हो जाएगा कि हाँ हमने ये ट्रांजेक्शन की थी। तो वाउचर क्या होता है, वाउचर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो ये थी बेसिक टर्म्स, आई होप ये आपको क्लियर होंगी। आज हमने जाना अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स भी जाने।
आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ पर भी जाकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।